नमस्कार, मैं नागेंद्र द्विवेदी। पिछली क्लास में आपने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था। आज रेगुलेटिंग एक्ट पर लास्ट क्लास है। जो लोग लाइव हैं सीधा सीधा बताएं, आवाज जा रही है कि नहीं? चलिए ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको बताया गया। इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए एक कानून पारित किया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए जो पिछली क्लास में हमने आपको बताया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद बना दी गई। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जिस समय पारित किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस कौन था? अन्य जज कौन कौन थे? आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हम क्लास में देते चलेंगे। पिछली 2 क्लास में आपको हमने रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, क्या परिस्थितियां थी, क्यों रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अब आप यहां देखें, जो परिषद बनाई गई, उस परिषद में 4 सदस्य जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बारवेल और फिलिप फ्रांसिस, 4 लोगों को शामिल किया गया। आपको पता है, अगर पिछली क्लास आप देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा, गवर्नर जनरल को सामान्य दशा में मतदान का अधिकार नहीं था। यानी ये परिषद निर्धारित करती क्या निर्णय लिया जाए। अगर टाई मामला हो रहा है, 2-2 मत 2 तरफ पड़ जा रहे हैं, इस दशा में ही वो मतदान कर सकता था। आप ये समझें, जिम्मेदारियां सारी गवर्नर जनरल पर बनती थी। जो कानून बनता था, जो समस्याएं आती थी, उसकी जिम्मेदारी गवर्नर जनरल पर रहती थी और निर्णय लेने की जिम्मेदारी ये परिषद पर रहती थी। परिषद निर्णय लेकर के कानून बनाती और उसके संबंधित पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट्स गवर्नर जनरल जिम्मेदार होता। अब सेकंड देखें, नाम आप ध्यान कर लें। पढ़ाते समय आप स्क्रीन पर आ रहा है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास में कभी कभार ये स्थितियां लगती है, कुछ चीजें छूट जा रही हैं। वैसे हमारा प्रयास ये रहा कुछ छूटे न। अगर आप तीनों क्लास लगातार देख लेंगे तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े सारे प्रावधान, सब कुछ बहुत डिटेल पता चल जाएंगे। आपको तैयार भी हो जाएगा, क्योंकि पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगी कि रेगुलेटिंग एक्ट कैसे पारित किया गया, पारित करने की क्या दशा थी। उसमें हमने आपको बताया, जब कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर्ज से उबरने के लिए 10 लाख पाउंड कर्ज की मांग की गई, तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में जैसे अवसर मिल गया, उसे लगा कंपनी खूब कमा रही है, कैसी स्थिति आ गई, किसी कर्ज की जरूरत पड़ गई, चलिए कर्ज मांग रही थी, इसको कर्ज दीजिए। 10 लाख की डिमांड पर उसको 15 लाख पाउंड का कर्ज दे दिया गया। जितना ईस्ट इंडिया कंपनी ने मांगा था, उससे ज्यादा कर्ज दे दिया गया, लोन दे दिया गया और कहा गया कि आप अपना कारोबार बढ़ाइए। लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनका अनुपालन करना आपके लिए जरूरी होगा। वो शर्तें क्या थी? पहली शर्त, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये स्वयं से निर्णय नहीं ले पाएगा।
इसकी परिषद जो निर्णय लेगी वो ये मानने के लिए बाध्य होगा, मानेगा। परिषद की सलाह पर ही ये कार्य करेगा और परिषद के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाएगी। आप ध्यान दें, गवर्नर जनरल नेतृत्व करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर? परिषद की। परिषद के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाएगी। गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? कुछ लोगों को पता होगा, आप लोगों की इंफॉर्मेशन समय से नहीं मिल पाई, इसलिए लोग लाइव नहीं है। आप आगे आकर के वीडियो देख सकते हैं। गवर्नर जनरल की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा होती थी। ध्यान दें, आप पढ़ते समय एक एक टॉपिक पे अगर आप सोचते चले तो चीजें ज्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाती हैं। गवर्नर जनरल की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। कितने सदस्य इसमें थे? 24 सदस्य। 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नर जनरल की नियुक्ति करता था। और ब्रिटिश सरकार, प्रश्न यहां भी बनता है कि ब्रिटिश सरकार जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया उस समय ब्रिटेन में राजा कौन था, क्राउन कौन था? जॉर्ज सेकंड। आप याद करेंगे, जॉर्ज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे क्रम रहा। लास्ट में आप देखते हैं जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय महारानी का शासन प्रारंभ हो गया। अभी तक था, पिछले साल उनका निधन हुआ। इससे संबद्ध है भी प्रश्न कभी कभार पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री फ्रेडरिक नॉर्थ। सारे फैक्ट्स भी आप सुनते चले, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ, ताकि विषय से संबंध कुछ बचे न। उस समय क्राउन जॉर्ज सेकंड, प्रधानमंत्री फ्रेडरिक नॉर्थ, इन सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश संसद ने किया और गवर्नर जनरल की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करती थी। इनकी सलाह पर ही ये कार्य करते थे। सामान्य दशाओं में इनको मतदान का अधिकार नहीं था, टाई होने की स्थिति पर ये मतदान करते थे। इसके अलावा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। आप ध्यान दें, रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, उसमें यह व्यवस्था की गई कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। इस प्रावधान के आधार पर 1774 में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? अगर आप क्लियर कट तरीके से नहीं समझे हैं तो आप 1773 टिक मार देंगे, गलत हो जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और वो सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया। आप ध्यान दें, आगे आप चीजें पढ़ते हैं तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब नए क्वेश्चन बनते हैं तो आपको लगता है करे ये भी क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। होशियारी ये है कि जो पूछा जा सकता है उसको आप पहले से पढ़े रहें। रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय कहने मात्र से हमारे दिमाग में, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो पहले पढ़े हैं, उनको तो थोड़ा आइडिया रहता है। जो नव प्रवेशी छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की लाइन में अभी पहली बार जा रहे हैं, उनके दिमाग में सर्वोच्च न्यायालय कहने से अपना सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान दिल्ली में, इसकी याद आ जाती है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, हो सकता है दिल्ली में ही स्थापित, नहीं, आप ध्यान रखिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई। कलकत्ता में की गई। पहला
गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य क्लेवरिंग, मानसन, बारवेल, फ्रांसिस नियुक्त कर दिए गए। इनकी सलाह के आधार पर इनको कार्य करने का अधिकार दे दिया गया और एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कर दिया गया और यह व्यवस्था बना दी गई कि गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई विधि के रेटिफिकेशन का कार्य, उसके पुष्टिकरण का कार्य सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अगर कोई कानून बनता है तो उसे पुष्ट करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, तभी वो लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित कर दिया गया। सर एलिजा इम्पे को चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सर एलिजा इम्पे के बारे में अगर आपको हम बताएं तो बात शोध वाली हो जाएगी। उसके लिए कुछ ऑफलाइन क्लास के लिए भी छोड़ दिया जाए, जो बच्चे आएंगे उनको कुछ वहां मिलेगा, सारा कुछ यही नहीं बताया जा सकता। एलिजा इम्पे कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, कुछ आप जान जाए। ये वारेन हेस्टिंग्स के क्लासमेट थे, बहुत बचपन के दोस्त दोनों थे, बहुत अच्छी मित्रता थी। बचपन की मित्रता अच्छी थी और बाद में भी मित्रता इन लोगों ने निभाया। आगे आप पढ़ेंगे इतिहास में, जब नंद कुमार केस में महाभियोग की बात आती है तो इनको भी उसमें शामिल किया गया, लपेटा गया, लेकिन बाद में बचने के लिए दोनों लोग बच गए। सर एलिजा इम्पे को चीफ जस्टिस बनाया गया। सीजन ले मैस्त्री, रॉबर्ट चैम्बर्स और जस्टिस हायर 3 अन्य जज नियुक्त किए गए। इसके कार्यों को आप देखते हैं, दीवानी और फौजदारी दोनों मामला सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। आपके मन में बात आती है दीवानी और फौजदारी में क्या अंतर है? जमीन जायदाद संबंधी मामले इस विधा में आएंगे और फौजदारी मामले, आपराधिक मामले इस विधा में आएंगे। आगे आपको हम जुडिशरी पढ़ाएंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाएंगे, उच्च न्यायालय पढ़ाएंगे, जिला न्यायाधीश पढ़ाएंगे, तो वहां हम बार बार इस शब्दावली का प्रयोग करेंगे। जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दोनों में अंतर क्या है, वहां आपको हम डिटेल बताएंगे। वही एक ही न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा, जब सिविल मामलों की सुनवाई करेगा तो जिला न्यायाधीश कहा जाएगा। आगे डिटेल हम बताएंगे। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। सर एलिजा इम्पे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। सीजन ले मिस्त्री, रॉबर्ट चैम्बर्स तो जस्टिस हाइड को अन्य जज के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इसको दीवानी और फौजदारी दोनों मामला सुनने का अधिकार था। ये प्रारंभिक और अपीलेट दोनों कोर्ट था, आप समझे। यहां प्रारंभिक मामले भी बनते थे, डायरेक्ट मुकदमे भी किए जा सकते थे। इसके अलावा अपीलीय न्यायालय भी ये था। इसके आगे चले और क्या प्रावधान किया गया रेगुलेटिंग एक्ट में। एक विषय आता है नमक कर। आप ध्यान से देखें, नमक कर की बात आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने गठन के साथ ही जो एक मुख्य अधिकार उसको प्राप्त था, व्यापारिक एकाधिकार का अधिकार। व्यापारिक एकाधिकार का अधिकार, इसका मतलब था ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को मान्यता देते समय, उसका रजिस्ट्रेशन करते समय यह प्रावधान किया था। उसके बाइलाज में व्यवस्था की गई थी भारत के साथ। जैसे भारत के साथ कहने पर आपके दिमाग में ईस्ट इंडिया की बात आ जाए, लेकिन आप ध्यान दें
वो उन सारे देशों के साथ जहां व्यापार करने के लिए कंपनी बनी थी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। अन्य किसी ब्रिटिश कंपनी को इन देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत बड़ी बात थी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये राइट था, वही कंपनी केवल व्यापार करेगी। शुरुआती एकाधिकार केवल 15 साल का था। 1600 में कंपनी बनी 15 साल के लिए, उसके बाद 15 साल, 20 साल, 20 साल बढ़ाया जाता रहा। आगे आप जब पढ़ते हैं 1773 के बाद 1793, 1813, 1833, वहां एक अधिकार समाप्त करने की बात आती है। एक अधिकार मांग चलने लगी, उसके संदर्भ में भी आगे हम आप बताएंगे। आगे के चार्टर्स जब पढ़ेंगे तो वहां डिटेल इसके बारे में चर्चा होगी। व्यापारिक एकाधिकार कम करने की बात चली। तंबाकू, नारियल और नमक के एकाधिकार को कंपनी से बाहर कर दिया गया था। 1768 के आसपास। यानी इन चीजों का व्यापार कोई भी कंपनी कर सकती है। रेगुलेटिंग एक्ट से यह प्रावधान कर दिया गया कि अब नमक का व्यापार पुनः कंपनी के रेंज में आ गया, कंपनी के दायरे में आ गया। आगे यहां एक क्वेश्चन ये भी बनता है, नमक पर कर लगाने की बात 1833 आगे भी आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि नमक पर कर की बात आती है। बार बार पढ़ाते समय ऑफलाइन क्लास की बात मिस हो जाती है, ये ध्यान माने लगता है जैसे ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। फिर याद आने पे बात बनती है कि नहीं थोड़ा और डिटेल बताया जाए। जैसे नमक कर की बात आती है, एक प्रावधान है, आप तुरंत दिमाग में बात बनती है। अगर नमक कर कहने से आपके मन में दांडी मार्च की याद नहीं आ गई तो आप अपने आप विचार करें। गांधी जी का वो सत्याग्रह, ढेर सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इतिहास में आप पढ़े होंगे दांडी मार्च क्या था, कहां से कहां गांधी जी गए, नवसारी जाकर के कहां कितने लोगों के साथ गए, कितना दिन यात्रा किए, कितना नमक बनाए, ढेर सारे प्रावधान हैं। नमक कर की बात आती है तो तुरंत हर जगह क्वेश्चन ही है। आप सलीके से जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपके मन में आता है। नमक कर का जिक्र आने पर तुरंत एक बात बनती है कि खाने वाला नमक कितनी महत्वपूर्ण चीज है। इस कर को लेकर के बार बार जिक्र इसका इतिहास में भी दिखाई पड़ता है। अगर आप मौर्य काल में पढ़ें, मौर्य काल में चाणक्य द्वारा लिखी गई किताब में एक नमक के लिए अध्यक्ष, लवण के लिए लवणीयाध्यक्ष एक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जो केवल साल्ट डिपार्टमेंट देखता था, नमक का ही कार्य देखता था। इसके अलावा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़े होंगे, नहीं तो जाने, नमक पर कर लगाने वाला चीन दुनिया का पहला देश था। चीन की महान दीवार के बारे में कहा जाता है कि नमक कर से प्राप्त पैसे से उस दीवार का निर्माण हुआ। बीच में पुराने समय में बात आती है, बहुत लोग गरीबी का ये आलम था, वो बिना नमक के ही खाना खाते थे। नमक कर देने की जिनके पास क्षमता नहीं थी वो नमक नहीं लेते थे। समय समय पर स्थितियां परिवर्तित होती रही। मुगल काल में आप देखते हैं साल्ट टैक्स का जिक्र मिलता है। मुसलमानों से 2.5% और हिंदुओं से 5% साल्ट टैक्स लिया जाता था। इसी पैटर्न पर आगे आप पढ़ते हैं, अभी आगे आपको हम डिटेल बताएंगे, एक ही क्लास में सारा कुछ नहीं बताया जा सकता है क्योंकि कुछ सीमाएं हैं। अंग्रेजों का शासन आया, नमक पर एकाधिकार खत्म करके कंपनी के एकाधिकार कर दिया गया। बाद में नमक उत्पादन क्षेत्र से नमक बाहर निकालने पर लाइन बना दी गई कि इसके बाहर नमक जाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा, बोली लगाई जाने लगी, ढेर सारे प्रावधान किए गए। लेकिन ये जाने नमक को फिर से कंपनी के एकाधिकार में
कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। इसके अलावा आपकी पढ़ाई परीक्षा ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप पढ़ें केवल ज्ञान के लिए, इससे ज़्यादा जरूरी है कि आपकी पढ़ाई परीक्षा ओरिएंटेड भी हो। आपका ज्ञान तो हो ही, परीक्षा में सफलता तभी मिलेगी जब आपके पास ज्ञान रहेगा, जानकारी रहेगी, जानकारी आपके मस्तिष्क में बैठी रहेगी। अगर आप पढ़ लिए याद न हुआ, जब तक पढ़े तब तक याद है, तो सूचनाएं विस्मृत हो जाएंगी। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन का मतलब बंगाल को सेंटर बना दिया गया। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, यानी एक सेंटर, अन्य क्षेत्र उसके अधीन कर दिए गए। इसके साथ साथ राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपलसरी कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बाध्य कर दिया गया कि आप राजस्व संबंधी जानकारी, नागरिक, सैन्य, ये सब मामले आप ब्रिटिश सरकार को दें। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के निर्देशानुसार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने लगी। आप ध्यान दें, रेगुलेटिंग एक्ट बना कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और उस तरीके पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने लगी। बात कही जाती है कोई भी समाधान पूर्ण नहीं होता, ये कार्य कर दिया गया, लेकिन कुछ खामियां इसमें भी थीं, कुछ खामियां इसमें थीं। इनको दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। आप समझे, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। आज की क्लास यहीं तक। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में कल आपको हम डिटेल बताएंगे। धन्यवाद। बंद कर दीजिए। ठीक है, बच्चे सब जान रहे हैं। अभी चल रहा है तो ठीक है, आराम से बंद कर दीजिए। कुछ टेक्निकल समस्या है, आप लोग